नेक्स्ट से हम करते हैं ये थायराइड न्यूप्लेजिया। अब कैंसर स्टार्ट हो गया हमारे थायराइड ग्लैंड के। उससे पहले हमने क्या देखा था, उसमें पहले हमने देखा था कि थायराइड ग्लैंड के अंदर या तो हाइपर थायराइडिज्म हो रही थी या हाइपोथायराइडिज्म हो रही थी। हाइपर थायराइडिज्म में हमने क्या देखा था कि ग्रेव्स देखी थी, मल्टी नोड्यूलर गोइटर देखा था। और इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म में हमने क्या देखा था, क्रेटिनिज्म देखा था, मिक्सेडिमा देखा था। और थायराइडाइटिस में हमने हैशिमोटो देखा था, डी कोर्विन देखा था और रीडल्स फाइब्रोसिंग थायराइडाइटिस देखा था, ये देखा था ना। अब हम थायराइड न्यूप्लेजिया देखते हैं। यूजुअली प्रेजेंट्स एज अ डिस्टिंक्ट सॉलिटरी नोड्यूल, ठीक है, एक जगह पे अकेला बैठा हुआ नोड्यूल होगा, ठीक है। थायराइड नोड्यूल्स आर मोर लाइकली टू बी बिनाइन देन मेलिग्नेंट। ज़्यादातर क्या होते हैं, बिनाइन होते हैं, तंग नहीं करते। रेडियोएक्टिव आयोडीन स्टडीज़ आर यूजफुल टू फर्दर करेक्टराइज द नोड्यूल्स। फिर हम क्या करते हैं, आराम से तो बैठे होते हैं लेकिन हम कहते हैं हम तुम लोगों को चेक करने लगे हैं। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियोएक्टिव आयोडीन अपटेक चेक करते हैं ज़रा इनको चेक करने के लिए कि ये जो है वो वाकई ही बिनाइन है या मेलिग्नेंट है, ठीक है। तो उनको करेक्टराइज करने के लिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला। वो क्या है कि जब हमने रेडियोएक्टिव आयोडीन अपटेक स्टडीज़ की तो अगर तो हमारी वो जो थायराइड नोड्यूल था उसने जो अपटेक है आयोडीन की वो ज़्यादा कर ली, मतलब अपने अंदर आयोडीन ज़्यादा लेना शुरू कर दी, ठीक है, अपने अंदर आयोडीन ज़्यादा लेना शुरू कर दी, इंक्रीज्ड अपटेक, ठीक है। तो उसकी वजह से वो उसको हम कहेंगे हॉट नोड्यूल, हॉट नोड्यूल, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली सीन इन द ग्रेव्स डिजीज़ और द नोड्यूलर गोइटर, ठीक है, हॉट नोड्यूल। अब देखें, अब ये जो हॉट नोड्यूल होता है ना, जो इंक्रीज्ड अपटेक करता है, ये हमें नॉर्मल मतलब बिनाइन मिलता है। किस तरह से कि ये ग्रेव्स डिजीज़ है, ग्रेव्स डिजीज़ में ऐसे होता है या नोड्यूलर गोइटर में होता है इंक्रीज्ड अपटेक, ठीक है। और ग्रेव्स डिजीज़ में क्यों इंक्रीज्ड अपटेक हो रही है, आपको खुद भी पता है कि वहाँ पे T3 T4 हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही होती है, तो वो आयोडीन को ज़्यादा लेंगे ना अपनी प्रोडक्शन करने के लिए। तो हम रेडियोएक्टिव आयोडीन देंगे, वो कहेंगे दो दो, हमें तो वैसे ही T3 T4 हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए चाहिए आयोडीन, दे दो, ठीक है। तो वो जब ले रहे होंगे ना, इंक्रीज अपटेक होगी तो वो हॉट नज़र आएंगे, ठीक है। और हॉट नोड्यूल्स होंगे इस सीन इन द ग्रेव्स डिजीज़ और द नोड्यूलर गोइटर, ठीक है। दूसरे होते हैं हमारे कोल्ड नोड्यूल्स। कोल्ड नोड्यूल्स जो है ना, इनको मैं ब्लू से करती हूँ। और इस तरह से कि कोल्ड नोड्यूल्स जो है ना, ये वो होते हैं जैसे वो नहीं होते सरू से, ठीक है, सरू से मतलब कि रूट से होते हैं इस तरह के कोल्ड नोड्यूल्स, सर्द लोग जो होते हैं उस तरह का है। आयोडीन देते हैं, कहते हैं हमने नहीं लेनी, पास ही रखो अपने, ठीक है। तो डिक्रीज अपटेक होगी, सीन इन द एडिनोमा एंड कार्सिनोमा, होते भी बड़े खतरनाक है एडिनोमा कार्सिनोमा, ठीक है, इस तरह से। तो ये बात होती है कि अगर तो हम आयोडीन दे रहे हैं और वो मज़े से ले रहे हैं आराम से, बहुत ही अच्छे हैं, तो वो हॉट नोड्यूल्स होंगे और ग्रेव्स डिजीज़ और नोड्यूलर गोइटर में हमें मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम उनको आयोडीन दे रहे हैं वो नहीं ले रहे हैं, हमने नहीं लेनी, ठीक है, कोल्ड नोड्यूल्स होंगे और कैंसर वाले होंगे, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो कोल्ड अगर तो आयोडीन की अपटेक नहीं हो रही तो वो हमारे मतलब हम आयोडीन दे रहे हैं वो आयोडीन नहीं ले रहे, तो इसका मतलब कोल्ड नोड्यूल्स हैं और बंदे को कैंसर है, ठीक है। ये बात होती है कैंसर को डायग्नोज करने के लिए। और फिर हमें पता चल जाता है यहाँ तो वो एडिनोमा है या कार्सिनोमा, ठीक है। ये मेरा जो है ना टच का बहुत, अच्छा वो दूसरी साइड से कर लेते हैं। अच्छा, तो बायोप्सी जो है हम परफॉर्म करते हैं फाइव नीडल एस्पायरेशन से, ठीक है, 5 नीडल एस्पायरेशन से हम बायोप्सी लेते हैं। ऑब्वियसली कैंसर है तो फिर हम लेंगे। नेक्स्ट आता है फॉलिकुलर एडिनोमा, ठीक है, बिनाइन प्रोलिफरेशन हो जाती है इसमें फॉलिकल्स की सराउंडिंग द फाइब्रस कैप्सूल, जो फाइब्रस कैप्सूल के सराउंडेड बाय फाइब्रस कैप्सूल देखें। अब एडिनोमा है ना तो ये बिनाइन होगा, फॉलिकुलर होगा, तो इसमें क्या होगा, एक्चुअली हमारे फॉलिकल्स होंगे उनकी प्रोलिफ्रेशन हो रही होगी और उसके इर्द गिर्द क्या होगा, फाइब्रस कैप्सूल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसी से हम जो है डायग्नोज करते हैं कि हमारे जो थायराइड कैंसर है वो बिनाइन है या मेलिग्नेंट है। अगर तो उन्होंने जो है अपने इर्द गिर्द एक फाइब्रस कैप्सूल रखा होगा तो हमारे एडिनोमाज होंगे, ठीक है। और अगर कैप्सूल नहीं रखा होगा तो फिर हमारे लिए खतरे की बात है, ठीक हो क्या। तो ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है यहाँ पे, अगर आप देखें तो दिस इज़ एक्चुअली द फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है, फाइब्रस कैप्सूल है। और ये एक्चुअली हमारा क्या हो रहा है, एक्चुअली दिस इज़ एक्चुअली द, ये सारा कोलाइड है इधर, ठीक है, कोलाइड जमा हुआ है एंड दिस इज़ एक्चुअली द कैप्सूल, और ये हमारा जो है वो उसका एडिनोमा है, ठीक है। ज़्यादातर ये क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, ठीक है, नॉन फंक्शनल होते हैं,
मतलब कि ये T3 T4 हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते नॉर्मली। एडिनोमा के बारे में सिंपली बस एक चीज़ आपने याद रखनी है कि वो हमारे क्या होते हैं, कैप्सूल से कवर्ड होते हैं, ठीक है। पिपिलरी कार्सिनोमा आ जाता है। पिपिलरी कार्सिनोमा इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थायराइड कार्सिनोमा, ठीक है। इसमें हमने जो कौन कौन से पढ़ने हैं, सबसे पहले हम वो कर लेते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स, ठीक है, PAFM, ठीक है। जिसमें पिपिलरी कार्सिनोमा, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा और मेड्यूलरी कार्सिनोमा, ये चारों इसके कार्सिनोमास हैं। आपके रिपीटेडली पेपर में क्वेश्चन आता होता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थायराइड कैंसर्स, ठीक है। कार्सिनोमास के टाइप्स लिखें, तो ये आपने 4 लिख देने होते हैं। और फिर उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQ आता है वो ये कि इनमें से मोस्ट कॉमन कौन सा है। तो मोस्ट कॉमन जो हमारा है वो पिपिलरी कार्सिनोमा, जो 80% केसेस में होता है, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेडिएशंस जो होती हैं ना, अगर बच्चे बचपन में उसको रेडिएशंस का एक्सपोजर हुआ था तो उसका मेजर रिस्क फैक्टर कौन सा कैंसर होता है, यही वाला पिपिलरी कार्सिनोमा, कंप्राइज ऑफ पिपिल्ले। इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें हमें पिपिल्ले मिलेंगे, ठीक है। जिसमें क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन, ऑर्गन NAI, ऑर्फन NAI न्यूक्लियाई मिलेंगे, ठीक है। ऑर्फन NAI एक्चुअली एक कार्टून होता था, कार्टून होती थी एक लड़की, ठीक है। उसकी ना आंखों के अंदर बॉल्स नहीं होते थे, आंखों के अंदर बॉल्स नहीं होते थे, तो उसको कहते थे ऑर्फन NAI। उसमें आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। न्यूक्लियर ग्रूव्स मिलते हैं। पिपिल्ले आर ऑफन एसोसिएटेड विद द सेमोमा बॉडीज़। ये तो मैं कहती हूँ सारी लाइन से इसकी इंपॉर्टेंट चल रही हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से है कि जहाँ पे भी आपको मोस्टली आपको जहाँ पे भी किसी भी कैंसर में आपको पिपिल्ले मिलते हैं ना, पिपिल्ले मिलते हैं, तो वहाँ पे सेमोमा बॉडीज़ आपको मेरे हाल से तो मिल ही रहे होते हैं। आज अभी तक जितने भी मैं पढ़ रही हूँ ना, मुझे पिपिल्लों के साथ जो है ना सेमोमा बॉडीज़ मिल रही हैं, ठीक है। तो पिपिलरी कार्सिनोमा है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, सीरस मुझे याद है ओवरी का एक कैंसर था और उसमें भी ना पिपिल्ले बन रहे थे और वहाँ पे भी ना सेमोमा बॉडीज़ थी। तो इस तरह से ना, तो इस तरह से और भी बहुत से अभी मेरे जहन में नहीं आ रही, लेकिन ये कि सेमोमा बॉडीज़, P फॉर पिपिल्ले, P फॉर सेमोमा बॉडीज़, इस तरह से याद रख लेना है। और ऑर्फन NAI न्यूक्लियाई, ये प्रेजेंट ही इसमें होते हैं पिपिलरी कार्सिनोमास में, ऑफन स्प्रेड टू द सर्वाइकल नेक लिम्फ नोड्स, ठीक है। और क्या होता है, बट प्रोग्नोसिस इज़ एक्सेलेंट, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस होता है, इसलिए हम इसको पहले पढ़ते होते हैं, ठीक है। इसका प्रोग्नोसिस जो होता है, 10 ईयर सर्वाइवल रेट जो होता है वो 95% से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद होनी चाहिए। सबसे पहले कि मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है। दूसरा रेडिएशंस की वजह से होता है। तीसरा ये कि इस पर हमारे जो है ऑर्फन NAI न्यूक्लियाई मिलते हैं और सेमोमा बॉडीज़ मिलती हैं, ठीक है। ये बात होती है इसकी। इनकी जो पिक्चर्स हैं मैं आपको एंड में बताती हूँ, सारे डिवाइस करेंगे फिर। फॉलिकुलर कार्सिनोमा जो है ये मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है फॉलिकल्स की, ठीक है। सराउंडेड बाय द फाइब्रस कैप्सूल विद इन्वेजन, ठीक है। ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। एडिनोमा का आपको याद है, हमने देखा था कि उसमें कैप्सूल होता है, वो इसको इन्वेड नहीं करता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसके इर्द गिर्द कैप्सूल होता है और उसने इसको इन्वेड किया होता है फॉलिकल्स ने, ठीक है। तो इन्वेजन थ्रू द कैप्सूल हेल्प्स डिस्टिंग्विश फॉलिकुलर कार्सिनोमा फ्रॉम द फॉलिकुलर एडिनोमा। तो ये आपका UQ भी आता होता है कि हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट द टू, ठीक है। फॉलिकुलर एडिनोमा और फॉलिकुलर कार्सिनोमा को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो। तो फॉलिकुलर एडिनोमा ने कैप्सूल को इन्वेड नहीं किया होता, इन्होंने कर लिया होता है। इंटायर कैप्सूल मस्ट बी एग्जामिन्ड माइक्रोस्कोपिकली, और फाइन नीडल एस्पिरेशन ओनली एग्जामिन्स द सेल्स, ठीक है, नॉट द कैप्सूल। तो हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन द फॉलिकुलर एडिनोमा एंड फॉलिकुलर कार्सिनोमा कैन नॉट बी मेड बाय फाइन नीडल एस्पिरेशन। फाइन नीडल एस्पिरेशन सिर्फ आपको बताता है कि सेल्स कैसे हैं, आपके फॉलिकुलर सेल्स कैसे हैं, वो आपको ये नहीं बताते कि कैप्सूल उन्होंने इन्वेड किया कि नहीं, तो उसके लिए हम जो है उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब इसकी जो मेटास्टेसिस होती है हीमाटोजेनियसली होती है, ये ब्लड वेजल्स को इन्वेड करता है। अब पेपिलरी कार्सिनोमा हमने देखा था कि वो हमारे कहाँ जाता था, लिम्फ नोड्स में, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में जाता था। और ये कहाँ जाता है, ये ब्लड वेजल्स को पसंद करता है, इसने ब्लड वेजल्स में जाना है, ठीक है। तो ये बात होती है। इसकी मैं पिक्चर्स भी आपको दिखाऊंगी ताकि आपको याद रहे एंड पे, ठीक है। मेड्यूलरी कार्सिनोमा आ जाता है। मेड्यूलरी कार्सिनोमा जो होता है ये पैराफॉलिकुलर C सेल्स को मतलब वहाँ पे मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है, ठीक है। ये हमारा थायराइड फॉलिकल है, इसके इर्द गिर्द फॉलिकल्स सेल्स होते हैं, ठीक है। अगर इन फॉलिकुलर सेल्स का कैंसर होता है तो इनको हम कहेंगे दैट इज़ अ फॉलिकुलर एडिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा, ठीक है। और अगर हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं ना, ये आपके फॉलिकल्स हैं, थायराइड के पड़े हुए हैं, इनके दरमियान में हमारे सेल्स होते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स, C सेल्स उनको कहते हैं, ठीक है। उनका अगर कैंसर हो जाता है ना, तो वो जो कैल्सिटोनिन बना रहे होते हैं, आपको पता है ना, हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो हमारे T3 T4 हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो C सेल्स होते हैं, उनको हम
वो क्या है, कैल्सिटोनिन रिलीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो कि इनका जो कैंसर होगा सी सेल्स का, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स का, तो ये सिक्रीट करेंगे कैल्सिटोनिन, ठीक है। और कैल्सिटोनिन क्या करता है, आपको पता है, ये हमारे जो सीरम का कैल्शियम होता है उसको कम करता है। किस तरह से, कि ये हमारे जो रीनल कैल्शियम की एक्सक्रीशन होती है उसको ज़्यादा कर देता है, मतलब किडनी से मतलब इसने हर तरह से ना कैल्शियम को हमारे ब्लड में कम करना होता है कैल्सिटोनिन में, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन आगे हम पढ़ेंगे, इसको काउंटर एक्ट कर रहा होता है ये, ठीक है। तो जो है ये क्या करता है कि किडनी से हमारे कैल्शियम को बाहर निकालता है यूरिन के थ्रू, बट इज़ इनएक्टिव एट द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लेवल्स। वैसे ये इनएक्टिव रहता है कैल्सिटोनिन, जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तब ये एक्टिव होता है। हाई लेवल्स ऑफ कैल्सिटोनिन, अब क्या होगा, अब हमारे मेडुलरी कार्सिनोमा हो गया है, अब तो कैल्सिटोनिन जो है वो अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा रिलीज़ करेगा और पेशेंट के अंदर हाइपोकैलेसीमिया हो जाएगा, पेशेंट के ब्लड के अंदर कैल्शियम खत्म हो जाएगा। कैल्सिटोनिन ऑफन डिपॉजिट्स विद इन द ट्यूमर एज एमालॉइड, ठीक है। और ये एमालॉइड डिपॉजिट्स बनाता है कैल्सिटोनिन जब जमा हो जाता है। इसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। उसके बाद आता है बायोप्सी। बायोप्सी जब हम करते हैं तो हमें मैलिग्नेंट सेल्स के शीट्स मिलती हैं एमालॉइड स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये एमालॉइड की फॉर्म में जो है वो डिपॉजिट होते हैं कैल्शियम के। तो हमें मैलिग्नेंट सेल्स जो होते हैं वो किस में नज़र आएंगे, एमालॉइड स्ट्रोमा में नज़र आएंगे, ठीक है। फेमिलियल केसेस आर ऑफन ड्यू टू मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया, या आगे हम पढ़ेंगे हमारे होते हैं मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया। इसमें क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है हमारी पूरी बॉडी के जो एंडोक्राइन सिस्टम्स होंगे ना, एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स हमने देखे थे शुरू में कौन कौन से होते हैं। जब मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक साथ कैंसर में इन्वॉल्व हो जाए ना, उसको मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया कहते हैं। अब उसकी टाइप्स होती हैं, मैन 1 होता है, मैन 2 होता है, फिर मैन 2 के आगे से 2 टाइप्स होती हैं, 2A 2B, ठीक है। अब जो 2A और 2B होता है इसको हम आगे से डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो 2A और 2B होता है ना, उसमें हमारा मेडुलरी कार्सिनोमा हो रहा होता है, मतलब कि थायराइड का भी अलॉन्ग विद अदर ग्लैंड्स इन्वॉल्व होगा विच आर एसोसिएट द म्यूटेशंस इन द RET एंड ऑन्कोजीन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, RET एसोसिएशन होती है। मैन 2 रिजल्ट्स इन द मेडुलरी कार्सिनोमा, ठीक है। ये हम बताने लगे हैं, खुद ही बताने लगे हैं आपको कि मैन 2 जो होता है, ठीक है, ये हमारा होता है मैन 1 मैन 2। मैन 2 जो होता है ना उसमें कौन कौन से ग्लैंड्स का कैंसर होता है, मेरे को पता है मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया है। तो मेडुलरी कार्सिनोमा जो हम पढ़ रहे हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा होता है और पैराथायरॉयड एडिनोमास होते हैं। ये 2A में हो गए ये तीनों, ठीक है। 2A में कौन कौन से हैं, मेडुलरी कार्सिनोमा है, फियोक्रोमोसाइटोमा है। फियोक्रोमोसाइटोमा जो होता है ये एक्चुअली होता है हमारे जो होते हैं ना जो जहाँ से नॉट एपिनेफ्रिन रिलीज हो रही होती है, एड्रीनल मेड्यूला, उसमें कैंसर होता है, ठीक है। और पैराथायरॉयड एडिनोमास, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पे भी कैंसर होता है। देखिए थायरॉयड ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है। थायरॉयड में कौन सा है, मेडुलरी कार्सिनोमा, पैराथायरॉयड एडिनोमास, ये दोनों, और फियोक्रोमोसाइटोमा, ये तीनों जो होते हैं 2A में होते हैं। 2B जो होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें ये होता है कि जो हमारे ओरल म्यूकोसा के गैंग्लियोनो न्यूरोमास होते हैं ना, मतलब न्यूरॉन्स का कैंसर, गैंग्लियो न्यूरोमास, वो इन्वॉल्व होते हैं 2B में। अब इनकी जो डिटेक्शन होती है वो RET से होती है, और जब हम डिटेक्ट कर लेंगे किसी के अंदर RET की म्यूटेशन होती है तो हम उनके ये सारे जो है थायराइड जो है उनका पहले ही रिमूव कर देते हैं ताकि वो कैंसर ना हो। मतलब कि हमें पता चला कि किसी के अंदर RET की म्यूटेशन है तो हम क्या करते हैं कि उसकी शुरू में ही थायराइड निकाल देते हैं, ठीक है। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा इज़ सो ईजी, वो इस तरह से कि इसमें एनाप्लेजिया है, इसके नाम से पता चल रहा है एनाप्लास्टिक है। अब बहुत ज़्यादा खराबी वाला कैंसर है ये, ठीक है। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, अनडिफरेंशिएटेड मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द थायराइड। अनडिफरेंशिएटेड समझ नहीं आ रही क्या है। पेपिलिडी में हमें समझ आ रही थी, पेपिले बने हुए थे, सेमोमा बॉडीज़ थी, ऑर्फन न्यूक्लियाई थे, नज़र आ रहा था, समझ आ रही थी कि पेपिलिडी है, ठीक है। फॉलिकुलर में हमें नज़र आएगा, फॉलिकल्स हैं, ठीक है, और कैप्सूल को इन्वेट कर लिया उन्होंने, ठीक है। मेड्यूलरी में हमें नज़र आएगा कि पैराफॉलिकुलर सेल्स का कैंसर है और उन्होंने जो है एम्बलॉइड स्ट्रोमा में जमा हुए हैं सारे एमरॉइड डिपॉजिट्स हैं, नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और एनाप्लास्टिक में हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही होगी, पता नहीं क्या है, तो ठीक है। तो अनडिफरेंशिएटेड मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द थायराइड यूजुअली सीन इन द एल्डरली, किसमें, बूढ़े लोगों में ज़्यादा होता है, और इसलिए बूढ़े लोगों में ज़्यादा एनाप्लास्टिक चीज़ें ही होंगी। ऑफन इन्वेड्स द लोकल स्ट्रक्चर्स, जिसकी वजह से क्या होगा, थायराइड के इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसोफेगस है, ठीक है, और हमारा जो है ट्रेकिया है, तो अगर इसोफेगस को इन्वॉल्व करेगा तो डिस्फेजिया, क्योंकि ये स्प्रेड करता है ना, एनाप्लास्टिक होता है। और
क्या होगा, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, पुअर प्रोग्नोसिस। सबसे अच्छी प्रोग्नोसिस किसकी थी, पेपिलरी की, 95% सर्वाइवल रेट इन द 10 years। इनकी पिक्चर्स देख लेते हैं। इसको पता, दिस इज एक्चुअली द ऑर्फन एनी आई। कार्टून लगते होते थे, उसकी ऐसे आई होती थी, बिल्कुल अंदर कोई बॉल नहीं आएगा। इसी तरह हमारे सेल्स हैं ऑर्फन एनी आई की तरह, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा अंदर, ठीक है। तो दिस इज़ द पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड। नॉर्मल थायराइड फॉलिकल्स इस तरह से होते हैं, आराम से बैठे होते हैं, फॉलिकल्स हैं, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं और दरमियान में पिंक कलर का कोलाइड नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन फॉलिकुलर एडिनोमा में क्या हुआ था कि फॉलिकुलर एडिनोमा हो गया, फॉलिकल्स देखें कितने ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। और कैप्सूल है, कैप्सूल ने सेपरेट किया हुआ है हमारे नॉर्मल थायराइड टिश्यू को और हमारे फॉलिकुलर एडिनोमा को, कैप्सूल सेपरेट कर रहा है। समझ आ रही है कि ये जो है वो एडिनोमा है, ठीक है। पेपिलरी कार्सिनोमा में क्या है, पिपिले बने होते हैं जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, समोमा बॉडीज़ मिलती हैं और एम्प्टी एनियाई न्यूक्लियाई मिलते हैं, ठीक है। फिर फॉलिकुलर, फॉलिकुलर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई, ये क्या करते हैं, ब्लड वेजल्स को इन्वेट करते हैं, ठीक है। पेपिलरी किसको कर रहे थे, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को, ये किसको करेंगे, ब्लड वेजल्स को इन्वेट करेंगे। एंजियो इन्वेजन कर रहे होंगे फॉलिकुलर कैंसर में। अभी ये हमारे थायराइड कैंसर का इन्होंने सारा बताया हुआ है, ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, ठीक है। और ये आपको नज़र आ रहा है, ये कैंसर एक बन गया, फिर एक कैंसर बन गया, ये प्रोलिफरेट करता जा रहा है और कैंसर सेल्स बनते जा रहे हैं, फॉलिकुलर सेल्स थे। तो ये कौन से होंगे, फॉलिकुलर एडिनोमा। अगर कैप्सूल को इन्वेड नहीं किया, अगर कैप्सूल को इन्वेड कर लिया है तो फॉलिकुलर कार्सिनोमास। और ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं, ये जो इर्द गिर्द आपको नज़र आ रहे हैं सी सेल्स, इनका कैंसर को क्या कहेंगे, इनके कैंसर को कहेंगे मेडुलरी कार्सिनोमा, ठीक है। जो कैल्सिटोनिन रिलीज़ करोगे, हमारी बॉडी का सारा ब्लड में कैल्शियम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एमोलॉइड स्ट्रोमा मिलता है हमें, ठीक है, एमोलॉइड स्ट्रोमा मिलता है। और ये भी वही वाला है मेडुलरी कार्सिनोमा, इसमें हमें एमोलॉइड स्ट्रोमा मिलता है और ट्यूमर सेल्स हमें इस तरह के मिलते हैं और कैल्सिफिकेशन वगैरह मिल रही होती है। ये हो गया। फिर आते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, ठीक है। थायराइड के साथ लगे होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स इनके क्या होते हैं कि इनके अंदर क्या होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के अंदर चीफ सेल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या स्क्रीट कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं हमारे कैल्शियम को, ठीक है। सीरम में, ब्लड में जो कैल्शियम होता है आयनाइज्ड फॉर्म में, कैल्शियम +2 Ca+2, उसको रेगुलेट कर रहा होता है, किसके थ्रू, चीफ सेल्स क्या रिलीज़ कर रहे होते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन। अब हमने देखा था कैल्सिटोनिन जो था वो पैराफॉलिकुलर सेल्स में से रिलीज़ हो रहा था और वो क्या कर रहा था, हमारे ब्लड का सारा कैल्शियम ख़त्म कर रहा था, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड के चीफ सेल्स हैं जो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ कर रहे हैं और क्या करेंगे, हमारे कैल्शियम का जो सीरम का लेवल होगा उसको ज़्यादा करेंगे, ठीक है। इंक्रीजेज़ द बोन, किस तरह से अब करेंगे, सारे कैल्शियम को कैसे ब्लड में ज़्यादा करेंगे, बोन की ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे, बोन को तोड़ेंगे, उसमें से कैल्शियम लेके आएंगे बाहर, कैल्शियम एंड फॉस्फेट ब्लड के अंदर, ठीक है। हमारे जीआईटी में से, स्मॉल बाउल, स्मॉल इंटेस्टाइन में से कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवाएंगे, डायरेक्टली नहीं करवाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, विटामिन डी के थ्रू करवाएंगे। विटामिन डी कहाँ से निकलता है, विटामिन डी कैसे एक्टिवेट होता है, सबसे पहले हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल करती हैं स्किन पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फाइनली किडनी के थ्रू एक्टिव फॉर्म में आता है। तो पैराथायरॉयड क्या करता है कि हमारी किडनी को कहता है ज़रा रिलीज़ करवाना विटामिन डी, मैंने ना जीआईटी में से कैल्शियम निकलवाना है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो वो उधर से फिर जो है ना इस तरह से कैल्शियम आता है। इसके अलावा किडनी में से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवाएगा और उसकी सिक्रीशन जो है वो यूरिन में कम करवाएगा, और फॉस्फेट जो होगा उसको क्या करवाएगा, उसकी जो है रिलीज़ को ज़्यादा करवा देगा। ये होता है कि कैल्शियम अगर रीअब्जॉर्ब हो रहा है ना किडनी से, तो उसके ऑपोजिट फॉस्फेट रिलीज़ हो रहा होगा किडनी में से, ठीक है, यूरिन में। तो जो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है वो डिस्टल ट्यूब्यूल में होती है और फॉस्फेट की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो प्रॉक्सिमल में से कम होती है, ठीक है। इंक्रीज सीरम आयोनाइज्ड कैल्शियम लेवल्स जब हो जाएंगे, जब कैल्शियम हमारी ब्लड में एडिक्वेट हो जाएगा तो हमारे पैराथायरॉयड को कहेगा ज़रा कम कर दो, मैं ज़्यादा हो गया हूँ सीरम में, ठीक है, तो क्या पैराथायरॉयड कम हो जाएगा। ये नॉर्मल था। अब आता है प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हमने इसकी पैथोलॉजी डिस्कस करनी है कि अब क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगी, एक्सेस पैराथायरॉयड हार्मोन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पैराथायरॉयड की अपनी बीमारी है, पैराथायरॉयड खुद बीमार हुआ है, तो इसको हम कहेंगे
प्राइमरी पैराथायरॉयडिज्म, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। किसी और की कोई बीमारी नहीं है, पैराथायरॉयड जब खुद बीमार होगा उसमें होगा प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, कि खुद ही वो पैराथायरॉयड हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ करना उसने शुरू कर दिया, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कॉज जो पैराथायरॉयड हार्मोन की ज़्यादा होने की है पैराथायरॉयड में से, वो है क्या? कैंसर। कौन सा? पैराथायरॉयड एडिनोमा। 80% केसेस में यही होता है। स्पोरेडिक पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया, या पैराथायरॉयड की हाइपरप्लेजिया हो जाए, सेल्स का अमाउंट ज़्यादा हो जाए, या पैराथायरॉयड कार्सिनोमा। ये कॉमन कम नहीं है, मतलब ये कॉमन लेस कॉमन है एज़ कम्पेयर टू पैराथायरॉयड एडिनोमा। ज़्यादातर क्या होता है? पैराथायरॉयड एडिनोमा ही होता है मोर देन 80% केसेस में, ठीक है। फिर पैराथायरॉयड एडिनोमा जो होता है ये बिनाइन न्यूप्लाज्म होता है जिसमें एक ग्लैंड इन्वॉल्व होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि पैराथायरॉयड एडिनोमा जो होता है ये एक ग्लैंड को इन्वॉल्व करता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कितने होते हैं? 4 होते हैं ना, थायराइड के पीछे पड़े होते हैं, 4 ग्लैंड्स होते हैं, उनमें से एक को इन्वॉल्व करेगा तो पैराथायरॉयड एडिनोमा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एसिम्प्टोमेटिक हाइपरकैलेसीमिया। ऑब्वियसली पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा है तो कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, एसिम्प्टोमेटिक होगा, हाउएवर मे प्रेजेंट्स विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इंक्रीज्ड हाइपरकैलेसीमिया। इंक्रीज्ड क्या है ये? पीटीएच, ठीक है। पीटीएच ज़्यादा होगा पेशेंट के अंदर और हाइपरकैलेसीमिया हो रहा होगा, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? जब कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लड में हो जाएगा और पैराथायरॉयड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब देखें, अब जब किडनी में से हमने देखा था कि किडनी में से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ज़्यादा हो रही थी। अब कैल्शियम की जब रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही होगी किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही होगी किडनी ट्यूब्यूल से, वो जा रहे होंगे ब्लड के अंदर कैल्शियम, तो क्या होगा? किडनी स्टोन्स का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। कौन से? कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, ठीक है। किडनी स्टोन डिफरेंट तरह के होते हैं ना, तो उसमें से क्योंकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हो रही है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में, तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बनेंगे। तो नेफ्रोलिथिएसिस, किडनी स्टोन्स। इसके अलावा क्या होगा? नेफ्रोलिथिएसिस के अलावा नेफ्रोकैल्सिनोसिस, इसमें क्या होता है? मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन हो जाती है रीनल ट्यूब्यूल्स की, पोटेंशियली लीडिंग टू रीनल इंसफिशिएंसी एंड पोलीयूरिया, ठीक है। मतलब कि नेफ्रोलिथिएसिस में स्टोन्स बने थे, नेफ्रोकैल्सिनेसिस में क्या है? कैल्सिफिकेशन हो रही है रीनल ट्यूब्यूल्स की, ठीक है। और इसकी वजह से फिर ऑब्वियसली कैल्सिफिकेशन हो जाएगी रीनल ट्यूब्यूल्स की, वो अपना काम करना बंद कर देंगे, रीनल इंसफिशिएंसी हो जाएगी और पोलीयूरिया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? सीएनएस डिस्टर्बेंसेस। अब हमारे सीएनएस भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, डिप्रेशन, सीजर्स, इस तरह के केसेस आना शुरू हो जाएंगे, कैल्शियम से आता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो जाएगी, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ एंड एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, ठीक है। अब ये होता है ना कि कैल्शियम जो होता है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के केस में हमने पढ़ा भी था कि हाइपरकैलेसीमिया में एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के केसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो हमारे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद क्या है? आपकी ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, ठीक है। इसमें क्या होता है कि क्योंकि आपकी बोन्स में से कैल्शियम निकल रहा होता है ना, पैराथायरॉयड निकाल रहा होता है, तो अब बोन क्या हो जाएगी बेचारी? रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है, लीडिंग टू फाइब्रोसिस एंड सिस्टिक स्पेसिस। अब बोन्स के अंदर हमें क्या मिलेगी? फाइब्रोसिस मिलना शुरू हो जाएगी और सिस्टिक स्पेसिस मिलना शुरू हो जाएंगी। लैब फाइंडिंग्स में हमें क्या मिलेगा? पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है। पैराथायरॉयड सीरम का जो कैल्शियम होगा वो क्या होगा? वो भी ज़्यादा हुआ होगा। सीरम का जो फॉस्फेट होगा वो क्या होगा? कम हो रहा होगा क्योंकि किडनी से निकल रहा है, ठीक है। यूरिनरी जो हमारे पास एएमपी है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारा जो कैल्शियम फॉर कैल्शियम, ठीक है, क्या होता है? अरे अब देखिए होता क्या है, ये हमारा होता है ना ट्यूब्यूल किडनी का, तो वहाँ पे आता है कि पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, और आपको पता है बाद में रिसेप्टर वो सारा जो हमारा होता है सारा साइकिल चलता है, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन बनती है, फिर हमारा एडिनाइल साइक्लेस एक्टिवेट होता है, फिर हमारी जो है वो एटीपी होता है, फिर वो एटीपी साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा? क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर के ऊपर ज़्यादा लग रहा है तो साइक्लिक एमपी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, और जो सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज होगा वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज विल बी हायर, ठीक है। ये होता है कि जो है फॉर कैल्शियम, ठीक है, वो होता क्या है कि हमारी जो होती है ना ऑस्टियोब्लास्ट्स,
वो ना बोन की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। देखिए हमारी पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो हमारी बोन में से सारी कैल्शियम निकालती जा रही है सीरम के अंदर। अब बोन जो है वो रिजॉल्व होती जा रही है, तो ऑस्टियोब्लास्ट कहेंगे हमारी बोन को क्या होता जा रहा है, हम बोन को बनाते हैं। तो बोन को जब बना रहे होते हैं तो वो एल्कलाइन फॉस्फेटेज रिलीज़ करते हैं जिससे बोन फॉर्मेशन होती है। तो अब जब वो बोन फॉर्मेशन कर रहे होंगे तो सीरम फॉस्फेटेज जो एल्कलाइन का फॉस्फेटेज का लेवल होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल रहा होगा कि बोन की डिसॉर्प्शन हो रही है, इस वजह से ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा हुई हुई है। ठीक है, और ट्रीटमेंट क्या है कि हम अफेक्टेड ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं। फिर सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है। इसमें क्या होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन किसी और डिजीज़ की वजह से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज है रीनल फेलियर, किडनी फेल हो गई है। अब देखें पैराथायरॉयड हार्मोन ने किडनी से क्या करवाना था, कैल्शियम को डिसॉल्व करवाना था, विटामिन डी रिलीज़ करवाना था, उसने फॉस्फेट को बाहर निकालना था बॉडी से। अब किडनी ख़राब हो गई है, वो अपना काम नहीं कर पाएगी ना। तो रीनल इनसफिशेंसी लीड्स टू डिक्रीज्ड फॉस्फेट एक्सक्रीशन। तो क्या होगा, फॉस्फेट जो होगा वो हमारे सीरम में ज़्यादा हो जाएगा। और जब भी फॉस्फेट ज़्यादा होगा सीरम में, ठीक है, सीरम में फॉस्फेट ज़्यादा होगा तो हमारे कैल्शियम के साथ बाइंड करता जाएगा। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट बनाना शुरू कर देगा। तो फ्री कैल्शियम स्टिमुलेट्स ऑल 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। ठीक है, तो अब जब वो कैल्शियम फॉस्फेट का लेवल सीरम में ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो बाकी का कैल्शियम है ये क्या करेगा, हमारे पैराथायरॉयड को कहेगा कि स्टिमुलेट करेगा हमारे फ्री कैल्शियम स्टिमुलेट्स ऑल 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड। सारे 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हैं वो हमारे स्टिमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, जब वो स्टिमुलेट हो जाएंगे ना तो उसकी वजह से क्या होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन लीड्स टू बोन रिजॉर्प्शन कंट्रीब्यूटिंग टू रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। ठीक है, अब वो बोन रिजॉर्व करेंगे। लैब फाइंडिंग्स हमें क्या मिलेंगी, पैराथायरॉयड हार्मोन हमें क्या मिलेगा। देखें अब हमारी किडनी ख़राब हो गई, उसने क्या करना था, फॉस्फेट को हमारी बॉडी से बाहर निकालना था, लेकिन अब वो नहीं निकल पाएगी। हमारे सीरम में फॉस्फेट ज़्यादा हो गया। ठीक है, कहानी मेरी थोड़ी ख़राब हो गई थी। फॉस्फेट हमारी सीरम में ज़्यादा हो गया, वो हमारे कैल्शियम के साथ बाइंड कर गया। ठीक है, अब कैल्शियम फॉस्फेट बन गया जिसकी वजह से ये तो इसके साथ बाइंड है ना। अब कैल्शियम फ्री नहीं है, कोई भी फ्री कैल्शियम नहीं है। तो हमारी बॉडी को लगेगा, हमारे पैराथायरॉयड को लगेगा कि हमारी सीरम में कैल्शियम की कमी है, हालांकि वो तो फॉस्फेट के साथ बाइंड हुआ है। तो वो क्या करेगा, वो अपना काम ज़्यादा कर देगा, पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज़ करवाएगा कि सीरम का कैल्शियम ज़्यादा करवाना है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होगा, वो हमारी बोन को रिजॉर्व करवाएगा, उसमें से हमारे कैल्शियम को ज़्यादा निकालता जाएगा। कैल्शियम ज़्यादा निकलेगा लेकिन फॉस्फेट फिर उसको पकड़ लेगा। फॉस्फेट कैल्शियम फॉस्फेट बनता जाएगा, बोन रिजॉर्प्शन होती जाएगी। तो ऐसे केसेस में हमें लैब्स क्या मिलेंगी, पैराथायरॉयड हार्मोन हमें ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वो स्टिमुलेट हो चुका है। ठीक है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन हमें ज़्यादा मिलेगा। कैल्शियम सीरम कैल्शियम हमें कम मिलेगा क्योंकि वो कैल्शियम फॉस्फेट बन गया है। सीरम फॉस्फेट हमें ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वो रिलीज़ नहीं हो रहा किडनी से। अल्कलाइन फॉस्फेटेज हमें ज़्यादा मिलेगा, ऑब्वियसली बोन की डिसॉर्प्शन हो रही है, ऑस्टियोब्लास्ट अपनी एक्टिविटी ज़्यादा करवा देंगे ताकि बोन को बनाए। ठीक है, तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज़्यादा हो जाएगा। वो तो था ना हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जिसमें हमने प्राइमरी देखा जिसमें पैराथायरॉयड हुड ख़राब था कैंसर वगैरह की वजह से, और सेकेंडरी जिसमें किडनी ख़राब थी। ठीक है, अब हाइपो पैराथायरॉयडिज्म होती है, ये सिंपल सी है कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन होगा वो हमारी बॉडी में कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जो कॉजेज़ होते हैं वो ये होता है कि हमारा जो पैराथायरॉयड होते हैं वो ख़राब, मतलब उनकी डैमेज हो जाता है, वो अपना काम नहीं कर पाते ऑटो इम्यूनिटी की वजह से। जैसे हमारा थायरॉयड ग्लैंड था हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस में ऑटो इम्यूनिटी की वजह से ख़त्म हो गया था, इस तरह पैराथायरॉयड को ऑटो इम्यून डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। सर्जिकल एक्साइज कर दिया हुआ है हमने, किसी का पैराथायरॉयड निकाल दिया हुआ है, या डायडियॉर्ड सिंड्रोम एक्चुअली एक बीमारी होती है, एम्ब्रियोलॉजिकली जो है ना हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं बनता, वो पाउचेज जो है फ्यूज़ नहीं करते ना, फोर्थ फ्रेंजियल पाउच नहीं बनता किसी का बेबी का, तो फिर वो उसमें पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी हो जाती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड नहीं बनता। प्रेजेंट्स विद द सिम्टम्स रिलेटेड टू लो सीरम कैल्शियम। अब सीरम कैल्शियम कम है, कैल्शियम है ही नहीं है बॉडी में, तो क्या होगा, टिंगलिंग और नंबनिंग होगी, मतलब हमारी जो सेंसेशंस होंगी वो उसमें नंबनेस होगी, टिंगलिंग होगी। ठीक है, पर्टिकुलरली सर्कम ओरल, मतलब कि हमारे मुंह के इर्द गिर्द ना ऐसे नंबनेस हो जाएगी, ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं आएगी, और टिंगलिंग, ऐसी सुइयाँ चुभ रही होंगी, ऐसी चीज़ें होंगी। और टेटनी हो जाती है, पता है, मसल स्पैज़म स्टार्ट हो जाते हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। मे बी एलिसिटेड विद द फीलिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर कफ, ट्रोसिसाइन और टैपिंग ऑन द फेशियल नर्व। मतलब जैसे ही हम क्या करते हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा करते हैं ना किसी पेशेंट का, वो जो हम ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं तो हम वो लगाते हैं ना, कफ लगाते हैं उसका, जैसे हम ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होंगे ना, या हम उसकी फेशियल नर्व के ऊपर जैसे टैप करेंगे, जिसको हम कहते हैं शोवस्टैक साइन,
ठीक है, शोस्टैक साइन। ठीक है, ये दोनों साइंस अगर हम करते हैं ना तो उसकी वजह से टेटनी स्टार्ट होती है, मसल स्पैज़म स्टार्ट हो जाते हैं पेशेंट को। ठीक है, लैब्स में हमें क्या मिलता है कि सीरम का जो पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है तो कम होगा। ठीक है, और जब वो कम होगा तो सीरम कैल्शियम भी कम होगा, तो ये दोनों कम मिलेंगे। ठीक है, फिर होता है सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, ये जो है ना ये आपका इंपॉर्टेंट UQ है, SAQ है आपका बहुत इंपॉर्टेंट कि सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्या होता है। ठीक है, ये एज अ पार्ट ऑफ SAQ आता होता है, इज ड्यू टू एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस टू पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस क्या होती है कि हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो रिलीज़ हो रहा है, लेकिन एंड ऑर्गन जिस पे जाके पैराथायरॉयड हार्मोन ने काम करना है, लाइक फॉर एग्जांपल उसने किडनी में जाके काम करना है और अपनी सारी मतलब कैल्शियम को रेगुलेट करना है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जांपल इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, अपनी बुक पे लिख लें, ग्रोथ, वो जो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन होती है ना उसका डिफेक्ट होता है, वो नहीं होती। पैराथायरॉयड है लेकिन आगे उसने जो सिग्नलिंग पाथवेज बनाने हैं, साइक्लिक एमपी को ज़्यादा करवाना है, उसमें जी स्टिमुलेटरी डिफेक्ट आया हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या ये होता है कि हाँ लैब्स में हमें हाइपोकैल्सीमिया मिलता है और पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल ज़्यादा मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको इस वजह से हम सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कहते हैं कि पैराथायरॉयड हार्मोन है लेकिन उसकी जो एंड ऑर्गन एक्टिविटी है वो किसी तरह भी खराब है। ज़रूरी नहीं है कि जी स्टिमुलेटरी की डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट हो सकता है, जहाँ पे उसने जाके काम करना है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों में पैराथायरॉयड हार्मोन नॉर्मल मिलेगा। ठीक है, लेकिन कैल्शियम का लेवल कम होगा तो हम कहेंगे पता नहीं पैराथायरॉयड हार्मोन तो है लेकिन कैल्शियम क्यों नहीं रेगुलेट हो रहा। फिर हमने सोचना है कि जहाँ पे उसने जाके काम करना है वहाँ पे खराबी हो सकती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म इज शॉर्ट स्ट्रेचर एंड शॉर्ट 4th and 5th डिजिट्स। ठीक है,